डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की स्टडी करेंगे। अब ये देखिए, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो होता है, ये कुछ पोस्टुलेट पर डिपेंड करता है, कुछ बिंदुओं पर डिपेंड करता है। देखिए, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसका पहला पॉइंट है, ये देखिए, मेटल एंड लिगेंड। मेटल को हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और लिगेंड को हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज सपोज करते हैं। देखिए, इसका पहला पॉइंट क्या है? इसका पहला पॉइंट ये है कि जो मेटल एटम होती है उसको हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये देखिए, इसको हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सपोज करते हैं, और जो लिगेंड होता है उसको हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज सपोज करते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल है उसको हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सपोज करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, और जो लिगेंड है उसको हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज सपोज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने नेगेटिव लगा दिया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धातु पर धनावेशित बिंदु आवेश मानते हैं और लिगेंड पर हम ऋणावेशित बिंदु आवेश मानते हैं। ठीक। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है कि मेटल आयन और लिगेंड, यानी कि मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। धातु और लिगेंड के मध्य में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यह सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए कि जब किसी मेटल को कोई लिगेंड अप्रोच करता है, यानी कि जब इस मेटल के पास कोई लिगेंड पहुंचता है, तो ये जो मेटल एटम है इसके डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी इंक्रीज होने से उसके डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, हिंदी में सुने कि जब किसी धातु के निकट कोई लिगेंड पहुंचता है तो उस धातु के जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा में वृद्धि होने के बाद उनके डी कक्षक का विपाटन हो जाता है, वो उनके डी कक्षक टूट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर फोर्थ पॉइंट। देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब अट्रैक्शन होता है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, और रिपल्शन होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट यही है, क्या, कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। हिंदी में सुने। देखो, आप जानते हैं जब आकर्षण होता है तो ऊर्जा घट जाती है और प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही बात है कि जब धातु और लिगेंड के मध्य आकर्षण बढ़ेगा तो तंत्र की ऊर्जा घट जाएगी, और प्रतिकर्षण होगा तो तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है। और तंत्र क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट और देखें आप, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं
ये देखिए, ये डी ऑर्बिटल होता है, इसे हम हिंदी में डी कक्षक कहते हैं। अब आप ज़रा देखें इसको, ये देखिए, ये क्या है डियर, ये डी ऑर्बिटल है। अब इस डी ऑर्बिटल में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए ये 5d ऑर्बिटल होते हैं। ये देखिए डी सबशेल में ये 5d ऑर्बिटल है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए पहला क्या होता है, डी एक्स वाई, सेकेंड क्या होता है, डी वाई जेड, थर्ड क्या होता है, डी एक्स जेड, फिर ये फोर्थ क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ क्या है ये देखिए डी जेड स्क्वायर। तो आप ज़रा इस बात को ज़रा ध्यान से देखें कि ये जो डी सबशेल है, इस डी सबशेल में 5d ऑर्बिटल होते हैं। ये जो डी उपकोश है इसमें डी 5 जो है डी कक्षक होते हैं, और उन डी कक्षकों को आप देख रहे हैं, फर्स्ट है डी एक्स वाई, सेकेंड डी वाई जेड, थर्ड डी एक्स जेड, फोर्थ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो दो ऑर्बिटल है, एक ये और एक ये वाला कौन सा है, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। ये देखिए, तो ये जो दोनों आपको ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं, ये अलोंग द एक्सिस बनते हैं, यानी कि ये अक्ष पर बनते हैं, ठीक। और बाकी के ये तीन डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है, ये क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, यानी कि अक्ष के बीच में बनते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, आप ज़रा इधर देखें तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये देखिए डियर, यहाँ पर ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। अब आप देखिए एक्स वाई ये एक्सिस हैं, इनके बीच में ये बना हुआ है। फिर ये वाई जेड के देखिए बीच में ये बना हुआ है, और एक्स जेड के बीच में देखिए ये बना हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई आपको, क्या समझ में आ गया डियर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स या फिर डी एक्स जेड शेप कैन फॉर्म बिटवीन द एक्सिस। ये हमेशा क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में बनते हैं, यानी बिटवीन द एक्सिस। ये देखिए 1 2 3, क्लियर डियर। चलिए अब आप आगे देखिए, ये देखिए दो शेप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट देखिए डी जेड स्क्वायर। तो ये जो दोनों होते हैं, ये देखिए ये अलोंग द एक्सिस, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर शेप कैन फॉर्म अलोंग द एक्सिस, यानी ये अक्ष पर बनते हैं। अब देखिए कैसे, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिए एक्स पर बना हुआ है इतना, ठीक है, और ये देखिए वाई पे बना हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी कि ये अक्ष पर बनते हैं, यानी एक्सिस पर बनते हैं, ठीक है। इसको भी देखिए डी जेड स्क्वायर, ये देखिए जेड एक्सिस पे बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना आप, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये याद रखना अलोंग द एक्सिस पर इनका शेप होता है, यानी कि अक्ष पर इनका शेप होता है। और ये जो तीन है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, यानी कि ये अक्षों के बीच में बनते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि आगे अभी हमको पढ़ना है, तो बिल्कुल क्लियर है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं डियर स्टूडेंट्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। आगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो आपको देखिए समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, ताकि आपको अच्छे से समझाया जाए। देखिए, ये जो CFT होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो CFT में इतने पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, CFT कहता है कि इसमें जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो दो टाइप से होता है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन दो टाइप से होता है ना। इसमें संकुल यौगिक का निर्माण दो प्रकार से होता है। पहला होता है ऑक्टाहेड्रल, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिक का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक अष्टफलकीय और दूसरा चतुष्फलकीय। तो अब हम शुरुआत करेंगे किससे, अष्टफलकीय से। तो डियर देखिए, हम चलते हैं
अष्टफलकी की तरफ। ये देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि इस समय हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अष्टफलकीय संकुल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल यानी जो अष्टफलकी है उसका डायग्राम आपको पता है। देखिए इस तरह से होता है, ये देखिए इस तरह से होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप चाहो तो मैं आपके लिए और क्लियर कर दूं, पहले भी इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए डियर, अष्टफलकी ऐसे होता है, यानी कि ये देखिए ऑक्टाहेड्रल ऐसा शेप होता है। ये देखिए है, होता है ऐसा शेप। तो इसका मतलब इसके मिडिल में क्या होगा डियर, मेटल होगा। ये देखिए है मेटल, और आसपास क्या होंगे डियर, यहाँ पर लिगेंड होंगे ऐसे। ये देखिए, आप जानते हैं इसमें एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक डियर, तो वही चीज़ आप इधर देखें। कैसे, इसको देखो आप, इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने देखा कि देखिए सेंट्रल में ये मेटल है, ठीक है, और ये आपने देखा इसमें लिगेंड जो है इसके सारे कॉर्नर पर हमने लगा दिए हैं। ये देखिए, अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं एक्स और वाई, वो 90 डिग्री के एंगल पर बनती हैं। ठीक, क्लियर? एक बार मैं और क्लियर करूं। देखिए डियर, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। मैं ये कह रहा था आपसे, इस पेज को फिर से हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर यही चीज़ समझना है आपको, क्या कि जब आप ऑक्टाहेड्रल शेप को बनाते हैं, अष्टफल की ज्यामिति को बनाते हैं, तो इस तरह से शेप उसका बनता है, और इसमें जो एंगल होता है उसका 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब अगर हम इसमें एक्सिस बनाते हैं, है ना, यानी एक्स वाई जेड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो भी क्या होगा, 90 डिग्री पे ही बनेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने सपोज इसको एक्स एक्सिस सपोज कर लिया, ठीक है, इसको वाई सपोज कर लिया, ठीक है, और इसको हमने जेड सपोज कर लिया। ठीक, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ये लिगेंड जब इस मेटल को अप्रोच करेगा, ये लिगेंड जब इस मेटल के पास जाएगा, तो आपको पता है कि इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इस मेटल यानी इस धातु के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर अलोंग द एक्सिस, यानी जो एक्स अक्ष पर जो ऑर्बिटल आते हैं, एक्स अक्ष पर जो कक्षक आते हैं, उनकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपको ये बात पता है कि देखिए ये अलोंग द एक्सिस लिगेंड क्या कर रहा है, इस मेटल के पास जा रहा है। ये देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, इसको बोलते हैं अलोंग द एक्सिस। ठीक है, यानी अक्ष पर आक्रमण कर रहा है। ठीक, तो होगा क्या डियर, होगा यहाँ पर ये कि जब ये अलोंग द एक्सिस इसके पास जाता है, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण हो जाता है, जिससे इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें स्प्लिटिंग होगी, यानी डी कक्षक का क्या होगा, विपाटन होगा। दो कैसे होगा, सुनो, आपको पता है अलोंग द एक्सिस पर कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यानी अलोंग द एक्सिस पर, यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष पर। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बाकी जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड अटैक कर रहा है, लिगेंड जो इसके करीब जा रहा है, वो अलोंग द एक्सिस जा रहा है, बिटवीन एक्सिस नहीं जा रहा है, इसलिए एनर्जी बढ़ेगी। तो किसकी बढ़ेगी, अलोंग द एक्सिस की बढ़ेगी। और अलोंग द एक्सिस पे कौन आते हैं, दो ऑर्बिटल आते हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये देखिए, इसी को आप यहाँ देखिए, ये डी ऑर्बिटल है, इसमें देखिए ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसलिए दो ऑर्बिटल क्या हो गए, ऊपर चले गए। ठीक, अब
बाकी के जो 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये ऑर्बिटल कहाँ आ गए? नीचे आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ई जी। ठीक, और ये जो 3 ऑर्बिटल नीचे हैं इनको हम लोग बोलते हैं टी टू जी। ठीक है, 3 ऑर्बिटल को हम टी टू जी बोलते हैं और 2 ऑर्बिटल को हम ई जी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर ये बात देखना है, क्या ये है डी ऑर्बिटल। ठीक है, और हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि इस डी ऑर्बिटल की कोई ना कोई एनर्जी तो होती ही है, इस एनर्जी से नीचे की तरफ है ये, तो इस टी टू जी की एनर्जी क्या होगी? इसके कंपेरिजन में क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर लिख दिया हमने लोअर एनर्जी। ठीक, अब ये जो ऑर्बिटल हैं ये इस ऑर्बिटल कंपेरिजन में ऊपर की तरफ है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ईजी, और इसे बोलते हैं हम हायर एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात को और ज़रा ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि इन दोनों ऑर्बिटल में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं CFSE। ठीक है, और उसी को हम शो करते हैं किससे? डेल्टा से। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये क्या है, तो डियर याद रखिए ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमने यहाँ पर O लगाया। ठीक है, अगर यहाँ टेट्राहेड्रल होता तो हम यहाँ पर क्या लगाते? T लगाते। चतुष्फलकी के लिए T, ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफलकी के लिए O लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो डेल्टा है। अब ये डेल्टा क्या करता है? इन दोनों की एनर्जी में क्या करता है? डिफरेंस को बताता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आप जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में, और वो ये कि यहाँ देखिए कि 2 ऑर्बिटल ऊपर हैं यहाँ पर, और यहाँ 3 ऑर्बिटल क्या है? नीचे हैं। ठीक, तो आपको मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए 3 नीचे है ना, तो सबसे पहले आप ऊपर 3 लिख दीजिए। टोटल कितने थे? 5, अपॉन में 5 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर डेल लगा दो, ऑक्टाहेड्रल इसलिए O लगा दो। ठीक, अब देखिए ऊपर कितने हैं? 2, तो 2 लिख दो यहाँ पर। टोटल कितने थे? 5, अपॉन में 5 लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर डेल लिख दो। 0 मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए, है ना। ठीक है, O मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जितनी एनर्जी ऊपर बढ़ रही है उतनी ही एनर्जी नीचे क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, इसीलिए ये जो बीच में एवरेज है इसको हम यहाँ पर क्या सपोज करेंगे? 0। क्या सपोज करेंगे? 0, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, यानी जितनी एनर्जी ऊपर बढ़ी उतनी एनर्जी क्या हो गई? नीचे कम हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गई? एवरेज एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ, चलो मैं आपको अच्छे से क्लियर कराता हूँ। देखिए, अब आप इसको देखें, आप ये देखिए ये 5D ऑर्बिटल है, क्योंकि डी सबशेल में ये 5D ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ही है। इसमें देखिए ये 2 ऑर्बिटल हैं, आपने देखा थोड़ी देर पहले, ये देखिए 2 ऑर्बिटल इधर है ना, तो ये 2 ऑर्बिटल हैं ऊपर। ठीक, और नीचे ये 3 ऑर्बिटल मैंने बना दिए। अब आप यहाँ पर ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल हैं ये 2 हैं। ठीक है, नीचे कितने हैं? 3 हैं। तो आप क्या करोगे कि एक ऑर्बिटल जो होता है ये, इसकी वैल्यू होती है 0.2। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि हम उल्टा लिखते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3, 3 2 जा 6, यानी कि 0.6 ऊपर लिख लो। ऊपर क्या है? 0.2, 0.2 यानी 0.4 नीचे लिख लो। अब देखो मैंने आपसे कहा कि प्लस 0.6 वैल्यू ऊपर बढ़ रही है और नीचे माइनस 0.4 वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। विश्वास नहीं होता तो एक काम करो, देखो ये 0.6 है, इधर ऑर्बिटल कितने? 2 हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1.2, यानी कि 1.2 क्या हो रही है? इसकी एनर्जी बढ़ रही है। अब देखिए नीचे क्या? 0.4 है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 1.2, यानी इतनी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 + 2 - 1.2 = क्या आ जाएगा? 0। देखो क्लियर हो गया। तो इसीलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा ना, यहाँ पर भी वही चीज़ है जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि 3 लिखा है
नीचे आपको ऑर्बिटल 3 दिख रहे हैं, 3 लिख दो, ऊपर 2 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, नीचे 2 लिख दो, और इधर कितने थे 5, अपॉन में 5 लिख दो, नीचे इसके भी 5 लिख दो। बस एवरेज अगर आप निकालो तो कितना आएगा डियर, 0 ही आएगा, क्योंकि जितनी वैल्यू, ये देखिए ऊपर वैल्यू क्या होती है, ये पॉजिटिव में जितनी बढ़ती है उतनी वैल्यू नीचे यहाँ पर नेगेटिव होती है, ये क्या होती है, उतनी वैल्यू नीचे क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात को और समझने की कोशिश करिए आप, क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि जो बिल्कुल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, CFSE, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और देखें कि इसको हमने क्या सपोज किया है, NCERT में 10 DQ भी सपोज किया हमने। क्या सपोज किया डियर, 10 DQ। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 10 और यहाँ पर आ जाएगा DQ, ये 10 DQ। अब जानते हैं 10 DQ क्या है ये, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये हमने सपोज किया है ना। यहाँ पर DQ का मतलब क्या होता है, तो DQ का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। ये जो डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा है, वास्तव में ये आपने देखा होगा प्लांक इक्वेशन 11th क्लास में पढ़ी होगी आपने, E = H²। तो E क्या है, एनर्जी को बताता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर 10 DQ का मतलब यही है कि ये एनर्जी की यूनिट है, ये एनर्जी को क्या करता है, बताता है। और आपको पता होना चाहिए कि 10 DQ = होता है 28.6 किलो कैलोरी। कितना होता है डियर, 10 DQ = कितना होता है, 28.6 किलो कैलोरी होता है। ये दिमाग में आप रखना, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाली बात आपको समझ में आ गई है, अब हम समझेंगे क्या, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फल की। इससे आपको डियर और क्लियर हो जाएगा। देखिए आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए आपको मैं इस डायग्राम से और क्लियर कर दूं टेट्राहेड्रल कैसे होता है। देखिए आपने पहले देखा भी होगा, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, दिस, या मेटल लिख दो, दिस, दिस एंड दिस, ए कर दो आप, ठीक है। इसी का शेप आपने ये इस तरह से देखा होगा, ये देखिए, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की संरचना है ये, ठीक है। और इसी को मैं लाइन के थ्रू अगर इंडिकेट करूं तो आप देखिए दैट इज दिस, फिर ये मेटल, फिर देखिए दिस, फिर देखिए दिस एंड दिस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इनमें जो एंगल का डिफरेंस होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इतना एंगल होता है, ठीक है। अब आप एक बात को दिमाग में रखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ये देखिए ये एक्स है, ये वाई है ना, इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ ये जो मेटल है इससे लिगेंड जो लिंक है, ये देखिए एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, ये टेट्राहेड्रली लिंक है यानी कि चतुष्फल के रूप में लिंक है। अगर मैं इस लिगेंड को यहाँ इसको अगर एक सपोज करूँ, ठीक है ना, तो मैं इसको वाई सपोज नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। और आपको मैंने क्या बताया, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको एक सपोज मैंने किया तो वाई क्या होगा, ये होगा, और जेड क्या होगा डियर, ये होगा, एक्स वाई जेड हो गया। अब आप यहाँ पर ये देखिए, क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक्सिस ये है, ठीक है, यानी कि मेटल का एक्सिस ये है ना, और लिगेंड कहाँ अटैक कर रहा है, इस एक्स और वाई के बीच में लिगेंड अटैक कर रहा है, ठीक है। एक्स और वाई, एक बार फिर से देखिए, एक्स और वाई के बीच में लिगेंड जो है इस मेटल को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, यानी कि बिटवीन द एक्सिस, ये एक्स और वाई के बीच में बिटवीन द एक्सिस, अभी जब बिटवीन द एक्सिस इसको अप्रोच करेगा, यानी कि दोनों अक्षों के बीच में देखिए आप, दोनों एक्सिस के बीच में एक्स और वाई के बीच में क्या कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है ना।
तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करेगा तो बिटवीन द एक्सिस पर जो लोब्स बनती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। याद है मैंने आपको कहा था, ये देखिए ये तीन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स या डी एक्स जेड। ये क्या होती हैं, ये बिटवीन द एक्सिस होती हैं, है ना। तो अब क्या होगा, अब जो है इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब इन तीनों की एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि एक बार फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अटैक कर रहा है, एक्स और वाई के बीच में, देखिए आप इधर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, तो उसी तरह से आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर लिगेंड जो है इस मेटल को बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, यानी कि अक्ष के बीच में इस धातु पर लिगेंड पहुँचने की कोशिश करता है, जिससे क्या होगा, इस मेटल आयन और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो बिटवीन द एक्सिस जो लोब्स आती हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तीनों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये देखिए ऊपर चले गए। और बाकी के जो दो ऑर्बिटल थे वो कहाँ गए, ये देखिए नीचे आ गए। ठीक डियर, ये देखिए नीचे आ गए। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं T2G, और जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उसको हम हमेशा बोलते हैं EG। ठीक है, और नीचे की तरफ ये ऑर्बिटल है इसलिए इसको बोलेंगे लोअर एनर्जी, यानी कम ऊर्जा। ये 3 जो ऊपर की तरफ होते हैं इससे इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे हायर एनर्जी। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात देखिए कि इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल, और टेट्राहेड्रल चतुष्फल की इसलिए टी लगा दिया हमने। ठीक है, अब मैंने आपको इसका स्टाइल बताया था कि नीचे 2 ऑर्बिटल हैं तो ऊपर 2 कर दो, टोटल 5/5 कर दो। ऊपर देखो 3 हैं, नीचे 3 कर दो, टोटल 5 है, अपॉन में 5 कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी एनर्जी ऊपर बढ़ती है उतनी एनर्जी नीचे क्या होती है, कम होती है। तो एवरेज एनर्जी बाद में कितनी हो जाती है, 0। 0 मतलब बेरी सेंटर, जो मैंने आपको बताया था। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, और कोई इसमें मैजिक नहीं है, कोई इसमें जादू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 0 करने के लिए हम ये ऐसा करते हैं। तो डियर, अब आपको ये समझ में आ चुका है, क्या समझ में आ गया है, CFT के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये कि देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये देखिए अष्टफल की संकुल में EG की एनर्जी ज़्यादा होती है और T2G की कम होती है। ठीक है, और अगर हम टेट्राहेड्रल में देखें यानी चतुष्फलकी में, तो T2G की एनर्जी ज़्यादा होती है और EG की क्या होती है डियर, कम होती है। ठीक है, चलिए, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।